आज हम सबसे पहले आपको प्रदर्शनकारी किसानों की, आंदोलनकारी किसानों के स्वाभिमान की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और यह तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन की है, जहां आज किसानों और सरकार के बीच करीब 7.5 घंटे तक बातचीत चली। ये दोनों पक्षों के बीच एक हफ्ते में हुई दूसरी बातचीत है, लेकिन इस बातचीत का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के दौरान किसानों ने न तो सरकार का दिया हुआ खाना खाया और न ही सरकार की चाय पी। वो अपने साथ अपना खुद का खाना लेकर गए थे बनवाकर, और किसानों ने चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पी। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये किसानों के स्वाभिमान की रोटी और चाय है, और इसी रोटी की कीमत सरकार और देश के लोगों को बताने के लिए ही किसान ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। विज्ञान भवन सरकार द्वारा चुना गया वो वेन्यू था जहां ये बातचीत होनी थी। सरकार और किसानों के बीच खाने पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। वहां भोजन की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, कॉफ़ी की व्यवस्था थी। लेकिन किसानों ने पिछली बार भी सरकार की दी हुई चाय नहीं पी थी, खाना भी नहीं खाया था, और आज किसान अपना खुद का बनाया हुआ खाना इस बातचीत के दौरान लेकर गए थे। जब बीच में एक ब्रेक हुआ तो किसानों ने वहां अपना खाना खाया, और टी ब्रेक के दौरान किसानों ने चाय भी अपनी ही पी। इससे आपको किसानों के स्वाभिमान के बारे में पता चलेगा। जट्टां दी दुकान राय साहब खुला रहन दिओ, राय साहब खुला रहन दिओ। बोल नहीं चुकाउण दी लोड़ चाह रहे बहुत है। ये किसानों की खुददारी है। वो सरकार के साथ बैठक में अपना खाना भी अपने साथ लेकर आते हैं और चाय भी गुरुद्वारे से मंगाकर पीते हैं। पहले राउंड की बातचीत के दौरान भी किसानों ने सरकार की चाय पीने से ऐसे ही इनकार कर दिया था और कहा था कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खीर तैयार है, और अगर सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री चाहें तो किसानों के साथ वहीं बैठकर खीर खा सकते हैं। उन्होंने इन्हें आमंत्रण दिया, सरकार के मंत्रियों को, कि आप वहां बॉर्डर पर जहां हम आंदोलन कर रहे हैं वहां पर आइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको खीर खिलाएंगे, हम आपको जलेबी भी गर्मा गर्म वहां पर खिलाएंगे। आज देश के इन किसानों ने पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है, और वो ये है कि वैचारिक ईमानदारी क्या चीज होती है, वो आप इन किसानों से सीख सकते हैं। जब कोई किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है और अन्न उगाता है, तभी राजा से लेकर प्रजा तक की थाली में खाना पहुंचता है। इसलिए अगर आप भी इस समय खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले इन किसानों को धन्यवाद कहिए। इस समय जो भोजन आपको मिल रहा है वो इन्हीं किसानों ने कड़ी मेहनत करके आपके लिए उगाया है। शायद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति को भी अनाज वाली सब्सिडी देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों को हमारी सरकारें और हमारे देश के नेता वोट बैंक मानना बंद करें और गंभीरता से उनकी समस्याओं का इलाज करें, और उन्हें हमेशा के लिए सुखी बनाएं और समृद्ध बनाएं। इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या नए कृषि कानून है, और अफसोस कि इसका इलाज आज भी मिल नहीं पाया। 7.5 घंटे तक चली बैठक आज भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। यानी इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ये एक हफ्ते में किसानों और सरकार के बीच हुई दूसरी बैठक थी, लेकिन कुल मिलाकर अब तक दोनों पक्षों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे 5वें राउंड की बातचीत होगी, यानी इस हफ्ते तीसरे राउंड की बातचीत होगी। सरकार के साथ बातचीत में आज 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था। पिछली बैठक में यह संख्या 35 थी, लेकिन आज 40 प्रतिनिधि पहुंचे, जबकि सरकार की तरफ से इस बार भी बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने हिस्सा लिया। यानी सरकार की तरफ से जो टीम है उसमें सिर्फ 3 लोग हैं, और किसानों की जो टीम है उसमें 35 से 40 लोग हैं। इस बैठक में सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की व्यवस्था थी, यह व्यवस्था है, और यह व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। सबसे बड़ा भरोसा जो किसानों को दिया गया है सरकार की तरफ से वो ये है कि एमएसपी
जारी रहेगी, क्योंकि लगातार किसानों को यह गलतफहमी थी कि एमएसपी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज फिर से इन्हें यह कहा गया कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि सरकार एपीएमसी को समाप्त नहीं करेगी बल्कि मजबूत करेगी। सरकार अहंकार में नहीं है बल्कि वो किसानों की आशंकाओं का समाधान करना चाहती है, ऐसा सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है। किसान सरकारी मंडियों के बाहर जो भी अनाज बेचेंगे उसमें भी किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसानों से फसल खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, पैन कार्ड का इस्तेमाल होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोनों जगह लगने वाले टैक्स में कोई अंतर न हो। किसानों को यह चिंता है कि अगर फसल खरीदने वालों से उनका कोई विवाद होता है तो नए कानून के मुताबिक उसकी सुनवाई एसडीएम की कोर्ट करेगी। ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। किसान चाहते हैं कि किसी भी विवाद पर सामान्य अदालत ही फैसला सुनाए, एसडीएम के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सरकार इस आशंका को दूर करने पर विचार कर रही है। किसानों को यह भी आशंका है कि नए कानूनों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगी, हड़प लेंगी। हालांकि कानून में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी खरीदार किसानों के साथ जमीन को लेकर कोई सौदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की इस आशंका को समय रहते दूर करेगी। इसके अलावा पराली और बिजली से जुड़ी किसानों की चिंताओं को भी सरकार जल्द दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि पराली जलाने पर बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान है नए कृषि कानूनों में। उसे लेकर भी जो किसान हैं वो काफी नाराज हैं। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ बड़ी जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां किसानों समेत पूरे देश के लिए बहुत अहम हैं और आपको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, उनके परिवार के लोग हैं, देश के जो बाकी किसान हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं और देश की बाकी जनता, वो पहले ये सुने कि कृषि मंत्री का क्या कहना है। सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। सरकार का कहना है कि कुछ पॉइंट्स पर किसानों के साथ सहमति बन गई है, लेकिन किसान अब भी अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि किसान कानूनों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि तीनों कानून सबसे पहले वापस लिए जाएं, उसके बाद ही वो आगे की बातचीत करेंगे। अब किसान संगठन कल सुबह 11 बजे एक आपात बैठक करेंगे और इसमें वो ये तय करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि किसानों ने भी ये माना है कि कुछ बात आगे बढ़ी है कुछ हद तक, लेकिन अभी किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आपको बैठक के बाद बाहर आए किसान नेताओं की बातें भी अब हम सुनाना चाहते हैं। आप इन किसान नेताओं की बात भी सुनिए। सरकार कुछ सुधार करना चाहती है, उसमें कुछ ठीक ठाक करना चाहती है, जिसमें हमकी कोई संतुष्टि नहीं। एमएसपी मिले ना मिले, जो जमीन चला जाएगा
ਤੇ MSP क्या करना है? MSP के नाल जुड़ा है खुली मंडी का, खुली मंडी बंद करना होगा। जैसे हरियाणा पंजाब में पहले मंडीकरण होता है वैसे ही होना चाहिए। जे मंडी के नाल खुली मंडी है उसके नाल MSP का कोई मामला नहीं। सरकार संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमारी मांग है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। इससे कम हम कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं। सरकार कहती है कि हम जो MSP पर आपका जो एप्रीहेंशन है उसको दूर करने को तैयार है। APMC एक्ट है उसमें भी आपके जो शंके वो दूर करने को तैयार है, लेकिन हमने कहा कि हमें पूरी तरह कानून को रद्द करने की मांग हम कर रहे हैं। तो सरकार ने परसों फिर बैठक बुलाई है, हम कल बात करेंगे। सभी संगठन के परसों सरकार से बात करनी है कि नहीं करनी है। अपनी दो टूक बात रख दी कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, चाहे तो कानून निरस्त कर दें, चाहे हमें लाठी गोली से आप मारकर भगा दें। हम ऐसे नहीं जाने वाले। आज एक बात तो हमें समझ पड़ती है, आगे हम जाते थे मीटिंग में, हम किसान अपनी बात रखते थे, सरकार के मंत्री सुनी जाते थे, सुनने के बाद बोलते थे कानून तो अच्छे हैं। आज किसानों ने जाकर बोला हम आपको हमारी बात कई बार बता चुके हैं, लिखती तौर पे दे चुके हैं, हम तीनों कानूनों रद्द कराउन तो कट कोई बात नहीं मनेंगे। और इसके नाल जो MSP है सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश अनुसार उसके मुताबिक लाने, सरकारी खरीद की गारंटी होवे, जो उससे कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होवे। इन बातों के काम किसान कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला भी हम संशोधन कर सकते हैं, पर किसानों ने बात सुनने के बाद फिर स्पष्ट किया कि आपकी बात सुन ली, आप इनमें कानूनों में शोध करने के लिए तैयार हैं, पर हम तीनों कानूनों को रद्द कराने के बिना कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं अध्यादेश को लेकर कि हम करेक्शन कर सकते हैं और हम परसों फिर बैठक बुलाएंगे। तो हमने कह दिया करेक्शन कुछ चाहिए हमें, हम 3 अध्यादेश वापस चाहिए हमें। ये हमारे खिलाफ है, क्योंकि हमारे खिलाफ नहीं है, ये पूरे देश की पब्लिक के खिलाफ है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आज की जो बैठक है जो लगभग 7 घंटे तक चली है, इसमें क्या क्या हुआ। ये बैठक आज दोपहर को 12:25 पर शुरू हुई। शुरुआत किसान नेताओं के बोलने से हुई। सबसे पहले उन्हीं को मौका दिया गया कि आप बोलिए, और किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिनानी शुरू की। बीच में सरकार की तरफ से किसान नेताओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर किसान नेताओं के तेवर बड़े तीखे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले आप सब अपनी अपनी बात कह लीजिए। इसके बाद फिर से किसान नेताओं ने बोलना शुरू किया। ज्यादातर किसान नेता कानूनों की क्लॉज बाय क्लॉज कमियां गिनाने की बजाय ये मांग कर रहे थे कि तीनों ही कानूनों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें पूरे के पूरे कानूनों को पहले रद्द किया जाए। तो यहां रणनीति आप समझिए, सरकार ये कहती थी कि आप पहले कानून को पढ़िए, इसके क्लॉज को पढ़िए, इसके पॉइंट्स पढ़िए, और आप हमें यह बताइए कि इस कानून में कौन सा क्लॉज आपको पसंद नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। लेकिन किसान इस तरह का डिस्कशन नहीं चाहते थे। किसान ये कह रहे हैं कि हम किसी क्लॉज पर बात नहीं करेंगे, किसी कानून के किसी पॉइंट पर बात नहीं करेंगे। हमारी मांग एक ही है, ये सारे कृषि कानून जो नए बनाए हैं तीनों, पहले इन्हें रद्द कीजिए। हमें इन पर डिस्कशन नहीं करना और हमें इन पर संशोधन भी नहीं चाहिए। दोपहर 2:45 पर लंच ब्रेक हुआ और करीब 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अपना खाना खुद बनवा कर लाए हैं और हम वही खाना खाएंगे। शाम 4:15 बजे फिर से बातचीत शुरू हुई। किसान नेताओं ने जो बातें रखी, सरकार ने एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के जवाब दिए। कृषि सचिव ने कानूनों को लेकर किसानों की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। हालांकि कृषि सचिव के जवाब के दौरान कई बार किसान नेताओं की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई गई। सरकार की तरफ से सरकारी अधिकारियों ने हर आशंका को दूर करने की कोशिश की और किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान नेता संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद शाम 6 बजे चाय का ब्रेक हुआ। 6:50 पर तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई। चाय के ब्रेक के दौरान भी किसानों ने कहा हम आपकी दी हुई चाय भी नहीं पिएंगे, और उन्होंने गुरुद्वारे से अपनी चाय मंगवाई और फिर वही चाय उन्होंने पी। यानी वैचारिक ईमानदारी जो उन्होंने दिखाई है वो आज पूरे देश को सीखनी चाहिए। तीसरे राउंड की बातचीत उसके बाद बातचीत का अगला दौर शुरू हुआ और अब यह बातचीत परसों फिर से शुरू होगी। यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अभी यह आंदोलन जारी रहेगा।
लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और खास तौर पर सिख आंदोलनकारियों के आचरण और वैचारिक ईमानदारी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसान अपने हक की बात कहना चाहते थे और सरकार के सामने उन्हें तर्क रखने थे, और तर्क रखने के लिए पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यहां पर यह देखिए कि सरकार के सामने जो टीम है, सरकार बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को लेकर चली गई। सरकार के पास कृषि सचिव हैं, दूसरे बड़े सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिनके फिंगर टिप्स पर इन नए कानूनों के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन किसानों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बातचीत करने के लिए जब किसान जा रहे थे एक बस में, उस बस में किसान नेता कैसे अपने नोट्स पढ़ते हुए जा रहे थे, कैसे अपनी तैयारियां करते हुए जा रहे थे, कैसे अपने पॉइंट्स बना रहे थे, ये उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि इनका मुकाबला सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से था, इनका मुकाबला था मंत्रियों से। कैसे ये अपने आप को तैयार कर रहे थे, कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने नोट्स बना रहे थे, ये उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने है। अपने खाने पीने को लेकर ये किसान कितने स्वाभिमानी हैं, इसकी तस्वीर हमने आपको विज्ञान भवन से दिखाई। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, तो गंदगी तो फैलती ही है। लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं, वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर को गंदा करके छोड़ दिया। अब तो जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो किसान आंदोलनकारी कैसे सड़कों को खुद ही साफ कर रहे हैं, जो कूड़ा इन्होंने वहाँ फैलाया है उसे खुद डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये उसकी एक झलक है और ये देश के बाकी आंदोलनकारियों को भी सीखना चाहिए। अब आप देखिए नेशनल हाईवे 24 से आई ये तस्वीर। यहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन जैसे ही आज यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरी, किसान सड़क से हट गए और उन्होंने इस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता बना दिया। ये भी तारीफ के काबिल बात है। इतना ही नहीं, किसान जहां जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर लंगर के तहत खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसान न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि रास्ते से गुजरते लोगों को भी ये खाना कई बार वो ऑफर करते हैं, कहते हैं आप भी हमारे साथ खा लीजिए। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से रास्ते से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा प्यासा वहां से गुजर जाए। किसानों के साथ सरकार के दूसरे राउंड की बातचीत से पहले आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच दिल्ली में एक मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से कहा कि वो इस विवाद का समाधान जल्दी से जल्दी निकाल लें। लेकिन इस बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन का असर पंजाब की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पहले आप ये बड़ा बयान सुनिए और फिर हम इस बयान का मतलब आपको समझाएंगे कि जब वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा तो उसका क्या मतलब है। उन्होंने एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दोहराई है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ਤੇ भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ਤੇ भी असर पै रहा है। आपको याद होगा हम ये बात कई दिनों से आपसे कह रहे हैं, हालांकि हमारी ये बात लोगों को बड़ी चुभ रही थी, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन कहते तो यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो सच यही था कि इस आंदोलन को कुछ देश विरोधी तत्व हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें खालिस्तानियों की भी काफ़ी दिलचस्पी हो चुकी है और इन खालिस्तानियों के जो तार हैं वो विदेशों से भी
जुड़े हुए हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरफ इशारा किया है। जब हमने ये कहा तो हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, हम पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा दिए गए, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के समर्थक जी न्यूज की ज्यादातर बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन आज खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता और मुख्यमंत्री ही ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब तो इन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए। इसलिए आज आपको अमरिंदर सिंह के इस बयान का मतलब समझना होगा। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके पड़ोस में पाकिस्तान है। पंजाब और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 550 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। 550 किलोमीटर, इसे छोटा मोटा मत मानिए। पंजाब के बहुत करीब होने की वजह से पाकिस्तान इस आंदोलन के बहाने कट्टरवादी ताकतों को, अलगाववादी ताकतों को भारत के खिलाफ सक्रिय कर रहा है और इस आंदोलन में आतंकवाद की मिलावट भी वो कर सकता है, वो इसके लिए सक्षम है। 1980 के दशक में पंजाब ने आतंकवाद का काला दौर देखा है। इस दौरान पंजाब में लगातार चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों का उदय हो रहा था। ये दौर 1990 तक चला, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी का नतीजा थी। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। इस आंदोलन के नाम पर विदेशों में बसे भारतीयों को भी भड़काया जा रहा है और इसमें विदेशों से संचालित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है सिख फॉर जस्टिस, जिसने इस आंदोलन में शामिल किसानों को 7.5 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। यह संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है और इससे जुड़े कई आतंकवादियों की संपत्तियां पिछले ही दिनों भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब विदेशों में रहने वाले सिख युवाओं को भड़का रहे हैं और इन्हें पैसा देकर भारत सरकार के खिलाफ रैलियां आयोजित करवाई जा रही हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं और आपने कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान तो सुन ही लिया था। अब आप सोचिए, कनाडा में बैठे हुए वहां के प्रधानमंत्री भी इस किसान आंदोलन पर अपना बयान दे रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती हैं। किसान आंदोलन को लेकर अब अवार्ड वापसी गैंग भी सक्रिय हो गया है और इस बार इस गैंग में कुछ नए नाम शामिल हुए हैं। अब एक नई टीम आई है। इस टीम में जो बड़ा नाम है वो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने आज किसान आंदोलन के समर्थन में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस करने की घोषणा की है। प्रकाश सिंह बादल ने इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। प्रकाश सिंह बादल को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसान आंदोलन के समर्थन में 27 खिलाड़ियों ने भी केंद्र सरकार से मिले अपने अवार्ड्स को, पुरस्कारों को वापस करने की घोषणा की है और इन खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह का है। 1998 में परगट सिंह को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति सिर्फ अवार्ड देते हैं। पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया गृह मंत्रालय तय करता है और इसी तरह खेल पुरस्कारों की प्रक्रिया को देश का खेल मंत्रालय तय करता है। पद्म पुरस्कारों में कोई राशि नहीं दी जाती, लेकिन खेल पुरस्कारों में अलग अलग राशि भी तय होती है, जैसे खिलाड़ियों को पुरस्कार के साथ दिया जाता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई अवसर आया नहीं जब किसी खिलाड़ी ने पुरस्कार वापसी के नाम पर सम्मान के साथ मिली रकम को भी वापस किया हो। अब ये खिलाड़ी ऐसा करेंगे या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। इस समय हजारों किसान दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी समय देश के कई इलाकों के खेतों में अगली फसल बोने की तैयारियां भी चल रही हैं और इसके लिए खेत जोते जा रहे हैं। लेकिन किसान तो दिल्ली में बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर खेतों में कौन काम करेगा? आप सोच रहे होंगे, अगर किसान आंदोलन में हैं तो उनके खेतों को जोतने का काम अब कौन कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि यह काम अब किसानों के परिवार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर पंजाब के मोगा तक किसानों के घर की महिलाएं अब खेतों में काम कर रही हैं। किसान कैसे अपनी पैदावार और परिवार दोनों को लेकर, दोनों को बचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, इस पर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आज की जरूर देखनी चाहिए। कोई हक लेके रवांगे।
घर के पुरुष दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं तो खेत की जिम्मेदारी घर की महिलाओं ने उठा रखी है। यदि उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे, फिर हम खेत भी नहीं देखेंगे। जब तक वो लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे। ये नीशू चौधरी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में कॉलेज बंद होने के बाद मेरठ अपने गांव आ गई। पढ़ाई घर से ही चल रही थी, लेकिन पिता के किसान आंदोलन में जाने के बाद अब खेत की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नीशू के पिता और भाई कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का हिस्सा हैं और इस समय दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे हैं और नीशू पिता और भाई की जिम्मेदारी को पूरा करने खेत में उतर आई हैं। गन्ने की फसल काटने का वक्त आ गया है, इसीलिए नीशू ने इस काम को अपने हाथों में ले लिया है। मेन वजह यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें क्या है, उसमें मेरे परिवार के मेरे भाई, पापा, ताऊ, चाचा और क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को खेत में आके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी फसल खराब हो सकती है और जिसके कारण हमें बहुत नुकसान भरना पड़ सकता है। नीशू को पता है कि कब कटाई होती है और कब जुताई करनी है। अकेली नीशू ही नहीं, गांव की बाकी औरतें भी यही काम कर रही हैं। हम ही नहीं बल्कि मेरी ताई जी, मम्मी, चाची और आसपास क्षेत्र में रहने वाली सभी महिलाएं आजकल खेत में काम कर रही है। और जब तक वो लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे। जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी, चाहे 4 महीने, 6 महीने या पूरा साल क्यों न लग जाए, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। नीशू की तरह मुकेश भी अपने खेत सींचने में जुटी हुई हैं। मुकेश एक किसान की मां और एक किसान की पत्नी भी हैं। लेकिन जब उनका पूरा कुनबा आंदोलन के लिए खेत छोड़कर दिल्ली चला गया तो वो खुद खेत में उतर आई। क्या वजह रही जो खेत में आना पड़ा? वजह ये रही भैया, जब हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे देवर जेठ, सारे बच्चे सभी वहाँ किसान यूनियन में गए हुए हैं, इस वजह से हमें खेत में काम करना पड़ता है। घर में पशु हैं 2 दूध के लिए, जो बुग्गी चलाते हैं झोटे, तो उनके लिए हमें न्यार फूस की ज़रूरत है भैया, तो उनके लिए न्यार करते हैं। और ये गन्ना हमारा खेत में ही सूख गया, तो गेहूं में कुछ नहीं मिला, धान में कुछ नहीं मिला, हमें गन्ने में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चों के पेट कहाँ से पालेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को भी यकीन है कि वो भले अपने घर में नहीं है, लेकिन घर पर उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही होंगी। बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के संगरूर के इस गांव में आज सन्नाटा है। गलियों में गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कई घरों के बाहर खाली ट्रैक्टर भी खड़े हैं। किसान नहीं है, लेकिन घर की महिलाएं चूल्हा चौका संभालने के साथ ही दिन भर उन सब कामों पर नजर रखती हैं जो घर के पुरुष करते हैं। आज हमने आपको किसानों के परिश्रम, किसानों की निष्ठा, किसानों की खुददारी और उनकी वैचारिक ईमानदारी की तस्वीरें दिखाई हैं और यही वो गुण हैं जो एक किसान को आम लोगों से अलग बनाते हैं और यही वो गुण हैं जो देश के आम लोगों को इन किसानों से ज़रूर सीखने चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस आंदोलन का क्या नतीजा होगा, किसकी मांगें मानी जाएंगी, किसकी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन इन किसानों से और इस आंदोलन से देश के लोग ये नैतिक गुण ज़रूर सीख सकते हैं। अब हम आपको वो खबर दिखाने वाले हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। ये आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, लेकिन अगर देश के परिवारों की बात करें, हम आम नागरिकों की बात करें, तो शायद ये उनके लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आपके निवाले की चिंता करने वाले किसानों के बाद अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले शहद की। वैसे किसानों और शहद के बीच भी एक रिश्ता है और वो रिश्ता बनाती हैं मधुमक्खियां। मधुमक्खी पालन जितना ज्यादा होगा, किसानों की फसल का उत्पादन उतना ही अच्छा हो सकता है, उनकी आमदनी उतनी ही बढ़ेगी। मधुमक्खियां पैदावार बढ़ाने की बहुत अहम कड़ी होती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं।
वो फसलों के पराग के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। आज दिन भर देश के परिवारों में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शहद में मिलावट पर आई ताजा रिपोर्ट। भारत के एक एनजीओ जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से शहद में मिलावट पर 4 बड़ी बातें सामने आई हैं और आज दिन भर इसी रिपोर्ट की चर्चा देश के घरों में, परिवारों में हो रही है। 4 बड़ी बातें जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं वो क्या हैं? पहली बड़ी बात, बाजार में मिलने वाला 80% शहद मिलावटी है। दूसरी बड़ी बात, भारत के कई बड़े शहद बनाने वाले ब्रांड्स के शहद में चीनी की मिलावट पाई गई है शहद के नाम पर। तीसरी बड़ी बात, भारत की लैब्स इस मिलावट का पता नहीं लगा पाई। चौथी बात, जर्मनी की एक लैब में NMR टेस्ट से भारतीय शहद में यह मिलावट पकड़ी गई है। हमें मिला है क्लियर एविडेंस कि अडल्टरेशन हो रहा है और अडल्टरेशन ऐसे सिरप से हो रहा है कि आपकी जो जांच है जिसमें आप C3, C4 शुगर देखते हैं उसमें वो जांच में निकलेगा नहीं। इसीलिए जब हमारे हाथ में एविडेंस है उस एविडेंस के भरोसे हम कह रहे हैं कि सरकार को कुछ हद तक NMR टेस्टिंग करनी पड़ेगी CSE की तरह से जैसे हमने कराई। आप मैंडेटरी मत करिए मगर आप सैंपल उठाइए और उसकी NMR टेस्टिंग करिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI के मुताबिक किसी भी शहद को शुद्ध होने के लिए उसे कम से कम 50 टेस्ट्स पर खरा उतरना होता है। जब वो ये 50 परीक्षाएं, ये टेस्ट पार कर लेता है तब माना जाता है कि ये शहद असली है और शुद्ध है। हालांकि इसके बाद भी बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद शुद्ध नहीं होता। शहद में मिलावट के मुद्दे पर FSSAI का कहना है कि शहद में किसी भी मिलावट की पहचान करने में उनकी टेस्टिंग तकनीक सक्षम है। वहीं NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है जिसका असर शहद की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि FSSAI ने कहा है कि CSE से उनके जांच किए गए सैंपल्स मंगा लिए गए हैं और इन सैंपल्स की दोबारा जांच करके आगे का फैसला किया जाएगा। इस समय दुनिया के लगभग 780 करोड़ लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश के लोग यही चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों के दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्स, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है शहद। आजकल बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं। हो सकता है आप भी पीते होंगे और आप सबका यही मानना है कि ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी करते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि इससे उनका वजन घटेगा, इससे वो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बच पाएंगे। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण से ठीक होने के लिए आजकल काढ़ा भी बहुत पिया जा रहा है। घर घर में लोग काढ़ा पी रहे हैं और इस काढ़े में भी शहद का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मिलावटी शहद का इस्तेमाल आपको कोरोना संक्रमण से बचाने के बदले और बीमार बना सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट शहद में ही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही मिलावट हो रही है, दुनिया भर में शहद में मिलावट होती है। संभव है कि आपके डॉक्टर ने भी आपको शहद का इस्तेमाल करने की सलाह दी होगी। हालांकि आपके पास मौजूद शहद के शुद्ध होने की संभावना काफी कम है और इससे आपका वजन कम होने के बदले बढ़ भी सकता है। ये आम आदमी के साथ सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर ये रिपोर्ट सही है तो। इसलिए आज से ऐसी कंपनियों और व्यापारियों को हम मधु माफिया का नाम दे रहे हैं जो नकली शहद आपको बेचते हैं। शहद में मिलावट पर इस रिपोर्ट के बाद भारत में शहद बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी सफाई भी दी है। पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम लिया गया है उसमें शहद बनाने वाली लगभग तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं। उनके बारे में कहा गया है कि उनके प्रोडक्ट में कमी है, लेकिन शहद बनाने वाली भारतीय कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा है कि उनका शहद 100% शुद्ध और स्वदेशी है। भारतीय कंपनियां चीन से शहद या शुगर सिरप नहीं खरीदती और यह शहद भारतीय मधुमक्खी पालकों से ही खरीदा जाता है। इसे भारतीय शहद उद्योग और निर्माताओं को बदनाम करने की साजिश बताया गया है ताकि प्रोसेस्ड हनी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सके
और ऐसा करके जर्मन टेक्नोलॉजी और मशीनों को प्रमोट किया जा रहा है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यानी ये एक बिजनेस राइवलरी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये बिजनेस राइवलरी का एक विषय भी हो सकता है। शहद में मिलावट के पीछे साधारण सा गणित है, पहले आप ये समझ लीजिए। आप ये गणित समझ जाएंगे तो मिलावट की वजह भी आप समझ पाएंगे। शहद कारोबारी मधुमक्खी पालकों से शुद्ध शहद 100 रुपए प्रति किलो से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक खरीद सकते हैं। यह कीमत क्वालिटी के हिसाब से तय होती है, जबकि शुगर सिरप केवल 40 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल जाता है। यानी शुगर सिरप बहुत सस्ता होता है। अब आप सोचिए, रिटेल मार्केट में आपको शहद 200 से 400 रुपए प्रति किलो की औसत कीमत पर मिलता है। शहद की प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन यानी सारी लागत लगाने के बाद भी आपको वो शहद 200 रुपए किलो में मिल रहा है, जिसकी रॉ मटेरियल की कीमत ही 100 रुपए से शुरू होती है। भारत में मिलावटी शहद बेचने वालों को चीन से भी मदद मिलती है, यानी आपके शहद में चीन की घुसपैठ भी हो चुकी है और इसके जो प्रमाण हैं वो हम आपको अब दिखाते हैं। चीन की वेबसाइट्स पर गारंटी के साथ ऐसा शुगर सिरप बेचा जा रहा है जो टेस्ट प्रूफ होता है, यानी शहद में इस शुगर सिरप की मिलावट को पकड़ना किसी भी मशीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इस समय भी चीन की कई बड़ी कंपनियां ऐसा टेस्ट प्रूफ शुगर सिरप वेबसाइट्स पर बेच रही हैं। शहद में मिलावट करने वाले मधु माफिया अक्सर इसे पकड़ने की कोशिश करने वालों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। भारत सरकार को भी इसकी जानकारी है और वो जब भी कोई नई गाइडलाइंस लाती है तो ये जो माफिया है ये इन गाइडलाइंस से बचने के लिए कोई नया शुगर सिरप लेकर आ जाते हैं। यानी हर बार एक ऐसा शुगर सिरप इस शहद में मिला दिया जाता है जो कि टेस्ट करने वाली मशीनों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए ये सारे शहद पास होते चले जाते हैं। ये जिम्मेदारी FSSAI की होती है कि वो देखे कि बाजार में कोई भी खाने पीने का जो प्रोडक्ट है वो हो गुणवत्ता के मामले में सही हो, वो शुद्ध हो। शहद को जांचने की जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन उसकी मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई। अब जो ये रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई क्योंकि जो शुगर सिरप इसमें मिलाया गया था वो इस बात की गारंटी देता है कि मशीन उसे पकड़ नहीं सकती और वो चीन से लाया गया है। शहद बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि मिलावट थी ही नहीं, इसलिए ये मशीन नहीं पकड़ पाई। दिलचस्प बात यह है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा शहद का निर्यात करता है, हालांकि इसके मिलावटी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वर्ष 2006 तक शहद में मिलावट इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। इसके बाद चीन से शुगर सिरप का आयात होने लगा हमारे देश में और फिर शहद में मिलावट का रिवाज शुरू हो गया। 2 वर्ष पहले तक भारत में 11,000 मीट्रिक टन शुगर सिरप आयात हो रहा था और इसका 70% चीन से खरीदा गया था। माना जाता है कि इसमें से ज्यादातर शुगर सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए ही किया गया। हालांकि अब कुछ भारतीय कारोबारियों ने चीन की कंपनियों से यह तकनीक खरीद ली है या कह लीजिए कि चुरा ली है या कॉपी कर ली है और अब ये बड़े बड़े लोग देश में ही शुगर सिरप बनाना शुरू कर चुके हैं। यानी अब शहद में मिलावट करना और आसान हो गया है। अगर अब आपको ये शुगर सिरप चीन से लाने की जरूरत नहीं। अगर कभी छापेमारी में शहद बनाने वाली कंपनियों के पास ऐसा कोई शुगर सिरप मिलता है तो वो दावा करती हैं कि इसका इस्तेमाल टॉफी बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी बचाव के लिए इन कंपनियों के पास सभी तरह के उपाय होते हैं। शहद में मिलावट की समस्या को समझाने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि शहद में मिलावट कैसे की जा रही है। क्या आपके शहद में चीनी है? सेंटर फॉर साइंस की इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने इस बात की पड़ताल शुरू की कि शहद में चीनी या किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत होती ही क्यों है। इसके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी था यह समझना कि शुद्ध शहद होता क्या है। तो आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं जहां मधुमक्खियों का परिवार शहद बना रहा है। जी, ये जो नजर आ रही हैं मधुमक्खियां, क्या यही शहद बनने की प्रक्रिया है और कैसे ये होती है? जी,
मैडम ये जो आप देख रहे हैं इसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं जी। और इसके अंदर नीचे 10 फ्रेम होते हैं जी। ये इस तरह के 10 फ्रेम है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ब्रूड है, इसमें इनका बच्चा है और इसके अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा है ये इनके खाने के लिए हनी होता है। अच्छा। लेकिन हम इससे हनी नहीं निकालते, इससे हनी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं जी। क्योंकि ये इनके बच्चे के खाने पीने के लिए है। तो ये एक परिवार के रहने की ये जगह एक परिवार के लिए है और इसके बीच में एक हम ये क्यून एक्सक्लूडर लगा देते हैं जिससे केवल वर्कर भी तो कमेरी मक्खी तो ऊपर आ सकती है, मधुमक्खी ऊपर आ सकती है लेकिन क्यून ऊपर नहीं आती है। अच्छा। तो नीचे ब्रीडिंग होने का काम नीचे होता रहेगा और ऊपर से सेपरेटली हम हनी निकाल सकते हैं। तो ये आप सुपर देख रहे हैं इनके, ये नीचे ब्रूड चैम्बर है, ये हनी चैम्बर है। तो जो हनी चैम्बर है उसमें से सुपर में से हमें हनी निकालना चाहिए और ज्यादातर बीकीपर सुपर से ही हनी निकालते हैं, सील्ड हनी। मतलब साफ है कि शुद्ध शहद में किसी भी तरह की मिलावट की जरूरत नहीं होती। लेकिन शुद्ध शहद की कीमत 500 से 1000 रुपए प्रति किलो या इससे ज्यादा भी हो सकती है। शहद को सस्ता करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ानी जरूरी है और ये काम मिलावट करके ही किया जा सकता है। इसीलिए शहद में चीनी, गुड़, चावल का सिरप, मक्के का सिरप या पूरी तरह केमिकल से बना हुआ सिरप मिलाकर भी इसे बेचा जाता है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जो शहद बाजार से खरीद कर लाए हैं उसमें शहद की मात्रा केवल 10% हो, बाकी सब मिलावटी हो। शुद्ध शहद अपने आप में किसी दवा से कम नहीं है। लोग शहद का प्रयोग वजन घटाने, इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। लेकिन अगर शहद में मिलावट कर दी जाए तो जिन बीमारियों से बचने के लिए आप शहद खा रहे हैं वही शहद आपको बीमार कर सकता है। कई जगह तो हनी यूज होता है वुंड हीलिंग के लिए। ट्रेडिशनली बहुत जो मेथड्स ऑफ हीलिंग थे उसमें सर्जरी के बाद उसकी वुंड हीलिंग के लिए यूज होता है। और नॉट ओनली के भाई उनको जो वैल्यूएबल चीजें हैं जो उसकी बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे, ऊपर से उनको प्योर शीट शुगर खिलाई जा रही है विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। उनका मोटापा, उनकी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी इंक्रीज हो रही हैं। शुद्ध शहद जो होता है वो स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में पौष्टिक भी होता है और सदियों से शहद का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। हालांकि मुनाफा कमाने के लिए कई कंपनियां इस अमृत में अब मिलावट भी कर रही हैं। इस मिलावट को समझने के लिए हम आपके साथ नेशनल बी बोर्ड से मिले कुछ आंकड़े शेयर करना चाहते हैं। पिछले एक वर्ष में देश में 11 करोड़ 50 लाख किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए, 11 करोड़ 50 लाख किलो शहद बनाया गया। इसमें से लगभग 6 करोड़ 25 लाख किलोग्राम शहद का निर्यात कर दिया गया, यानी बाहर के देशों में भेज दिया गया, लगभग आधा। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि हमारे देश में हर साल करीब 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। 3 करोड़ मिलावटी शहद, 3 करोड़ किलोग्राम। संभव है कि आपने भी इस 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद में से कुछ खरीद लिया होगा और इसे शुद्ध मानकर इसका सेवन भी कर लिया होगा, जबकि ये सिर्फ चीनी का एक सिरप होगा जिसे आप शहद मान रहे थे। विडंबना यह है कि जिस शुद्धता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए था, वो शुद्धता भारत में एक लग्जरी बन गई है और जो लोग इस लग्जरी की कीमत नहीं चुका पाते वो मिलावटी खाना खाने पर और खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर कानून की बात करें तो कानून तो हमारे देश में बहुत हैं। कानून के मुताबिक अगर मिलावटी सामान की वजह से किसी की मौत होती है तो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। मिलावट रोकने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। FSSAI चाहे तो शहद का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR टेस्ट जरूरी कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है। इस समय शहद का एक्सपोर्ट करने के लिए यह टेस्ट अनिवार्य है। अगर आपको किसी दूसरे देश में बेचना है तो देखिए यह भी कितनी बड़ी बात है। दूसरे देश में बेचना है तो NMR टेस्ट करना पड़ेगा और अगर अपने ही देश में बेचना है तो इसकी जरूरत नहीं। शहद बेचने वाली कंपनियों के लिए शहद के स्रोत की जानकारी देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। अब आपको ऐसे 2 तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे शहद की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। यह आपके सबसे काम की खबर है। इसके लिए आप पानी से भरे एक गिलास में 1 चम्मच शहद डाल दें।
अगर शहद पानी में घुल जाता है तो समझ लीजिए जो शहद आप खा रहे हैं वो मिलावटी है। अगर शहद पानी में घुलने की जगह गिलास में नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि यह शहद असली है और शुद्ध है। ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। आप आग की मदद से भी असली और मिलावटी शहद की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप रुई को शहद में डुबोने के बाद उसे आग लगा दें, उसमें आग लगाएं। अगर रुई कुछ सेकंड में जल गई तो इसका मतलब है शहद पूरी तरह से शुद्ध है, और अगर शहद मिलावटी होगा तो रुई में देर से आग लगेगी, रुई देर से आग को पकड़ेगी। ये दो पहचान है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका शहद कितना शुद्ध है। लेकिन यह भी सच है कि खाने पीने की ज्यादातर वस्तुओं की जांच आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह जांच किसी लैब में ही संभव है। लेकिन आप मिलावटी सामान की शिकायत तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए जागरूक हो जाइए। जैसा हमने आपको बताया, इसकी जिम्मेदारी है FSSAI पर, और इसके टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-112100। यहां पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मिलावट से जुड़ी अपनी सारी शिकायतें यहां दर्ज करा सकते हैं। मिलावटी शहद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, और शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आप दुनिया में कहीं भी खरीद लीजिए, आपको ऐसी ही मिलावट मिलेगी। पूरी दुनिया में शहद का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका में है। अमेरिका में शहद की खपत उत्पादन के मुकाबले काफी ज्यादा, और यही वजह है कि मिलावटी शहद अमेरिका के लिए भी एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2009 में अमेरिका में मिलावटी शहद का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। इसे तब वहां हनी लॉन्ड्रिंग कहा गया था। उस समय दूसरे देशों की मदद से चीन ने भारत के रास्ते अमेरिका के बाजारों में अपना मिलावटी शहद बेचा था। इस घोटाले के बाद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले शहद की जांच के लिए कड़े नियम बना दिए गए, और अब वहां मिलावटी शहद बेचना उतना आसान नहीं। कनाडा में भी दूसरे देशों से आए शहद की जांच में 27% सैंपल्स खरे नहीं उतरते। वर्ष 2015 में यूरोपियन यूनियन ने विदेशों से आने वाली शहद का 40% हिस्सा मिलावटी पाया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने मिलावटी शहद पर एक रिसर्च किया। इसमें शहद के हर 5 में से 1 नमूने में शुगर सिरप के इस्तेमाल की बात पुष्ट हुई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इससे पहले भी कई मामलों पर अपनी रिपोर्ट दी है। ये ऐसी संस्था है जो इस तरह की रिपोर्ट्स देती रहती है। वर्ष 2003 में कोका कोला नाम की कंपनी में, उसके प्रोडक्ट्स में कोका कोला में पेस्टिसाइड्स का खुलासा इसी संस्थान ने किया था। तब जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी और उसने इस रिपोर्ट को सही माना था। यह बहुत बड़ा विषय बन गया था। कोका कोला को बैन कर दिया गया था कई जगहों पर। पार्लियामेंट की अपनी कैंटीन से कोका कोला को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई स्कूलों ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी कैंटीन में इसे बिकने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज आप कहीं भी इस प्रोडक्ट को पी सकते हैं। वर्ष 2010 में शहद में एंटीबायोटिक होने का दावा भी किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में FSSAI ने शहद में एंटीबायोटिक की जांच के नियम जोड़ दिए थे। वर्ष 2014 में चिकन में भी एंटीबायोटिक होने का दावा किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में दूध, अंडे और चिकन की जांच के नए मानक बने। यानी जब भी CSE ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कोई बड़ा खुलासा किया, तब तक सरकार ने अपने गाइडलाइंस को बदला है। लेकिन यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी कि जो हम कॉरपोरेट राइवलरी की बात हमेशा करते हैं, इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, यूरोप की, पश्चिमी देशों की, उन सब की नजर भारत के बाजार पर है। उन सब की नजर आयुर्वेद पर है। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी ने सारे अखबारों में विज्ञापन दिया था कि वो अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाने वाली है। यानी आयुर्वेद एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। और हो सकता है कि ऐसी जब खबरें आती हैं तो उसके पीछे इस तरह की भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और इसका भी हम कह नहीं सकते। हम ये जरूर चाहेंगे कि FSSAI और भारत सरकार इस पूरे मामले की जांच जरूर करे, सैंपल्स उठाए बाजार से, अलग अलग जगहों से उनकी जांच करे, और जो ये रिपोर्ट आई है,
ये रिसर्च आई है, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये रिपोर्ट भी कितनी सही है, और अगर कोई नए मापदंड बनाने हैं तो फिर उन नए मापदंडों को भी बनाना चाहिए, और अगर इसमें कोई दूसरा एंगल नजर आता है तो उसके बारे में भी देश के लोगों को पता चलना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.